चलिए, हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी साथियों का स्वागत है हमारे एसएमसी समस्तीपुर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी साथी देख रहे हैं कि कंटिन्यू अभी डेली आपको एक टेस्ट का डिस्कशन देखने को मिल जाता है। और ये हमारा उम्मीद हम करते हैं कि पर डे आप लोगों के लिए इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते रहे। और जो भी साथी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और खास करके बुक के बारे में बोल रहे थे, मैंने कल भी बताया था कि बिहार पुलिस का जो है आप न्यू पैटर्न के आधार पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गया है मार्केट में, जो कि किरण पब्लिकेशन का जो है आप बुक आप ले सकते हैं, आप अपने नज़दीकी दुकान से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बात करते हैं आगे। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है, आप कोशिश करिएगा कि आप सभी कमेंट में आंसर देने का भी, क्वेश्चन देख के आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, एक नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्न में से कौन सा सौर मंडल का जो है भाग नहीं है, यानी इसमें से सौर मंडल का भाग जो है कौन नहीं है, इसको बताना है आपको। तो सौर मंडल की बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह सौर मंडल का भाग होता है, धूमकेतु सौर मंडल का भाग होता है, ग्रह तो सौर मंडल का है, लेकिन निहारिका जो है ये सौर मंडल का भाग नहीं है, ये निहारिका सौर मंडल से बाहर का भाग है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है, यानी सबसे अधिक जो है सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक किस राज्य में है, तो ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, हिंद महासागर और लाल सागर को जो है कौन सी जल संधि जोड़ने का काम करती है। तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ने का काम जो है वो बाब उल मंदेव जल संधि करता है। कौन जल संधि करती है? बाब उल मंदेव जल संधि करती है। आप लोग का काम रहेगा हरमुज, मलक्का और बॉस्पोरस, ये संधि जो है किस किस को जोड़ने का काम करती है, कमेंट करके बताइएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है, इसका मुख्य कारण क्या है। यानी आप जानते हैं अमृतसर जो है ये भी और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उसके जलवायु में जो है भिन्नता है, उसके कारण मुख्य कारण क्या है ये बताना है। तो उनका मुख्य कारण है कि उनकी ऊंचाई में डिफरेंट है, और ऊंचाई के कारण जो है जलवायु में डिफरेंट यानी भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, कहा जा रहा है गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था। तो गुलाम वंश का प्रथम शासक सभी लोगों को पता है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, कहा जा रहा है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी। यानी ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए जो है किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी, यानी फ्रांसीसी से मदद मांगने का काम जो है किसने किया था, यह बताना है। तो टीपू सुल्तान जो है फ्रांसीसी से मदद मांगा था कि अंग्रेज को जो है ब्रिटिश सरकार को जो है ब्रिटिश शासन को जो है भारत से उखाड़ फेंकेंगे। तो कौन हो जाएंगे? टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हो गया था? सभी लोगों को पता होगा, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1799 में हुआ था, 1799 में। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर जो है सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है यह बताना है। तो क्या कहा जाता है? इसे पंचायत समिति बोला जाता है। जो तहसील स्तर पर सरकारी निकाय को क्या कहते हैं? पंचायत समिति। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी। तृतीय बौद्ध सभा जो है यह किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कब किया गया था, कमेंट करके बताइएगा। मैंने बौद्ध धर्म का लेक्चर ले रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कोल बांध जो है परियोजना का निर्माण भारत में निम्न में से किस नदी पर हुआ है। यानी ये कोल बांध परियोजना जो है किस नदी पर इसका निर्माण हुआ है यह बताना है। तो कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है वह सतलज नदी पर हुआ है। किस पर? सतलज नदी। इसे ही कोल डैम परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। कोल बांध यानी डैम, कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। तो असम में अवस्थित झील जो है इनमें से कौन सा झील है जो असम में अवस्थित है? तो चपनाला झील जो है यह कहाँ स्थित है? चपनाला झील यह असम में अवस्थित है। चपनाला झील कहाँ हो जाएगा? असम में। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ग्रह की कक्षा
दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु जिस पर सूर्य होता है क्या कहलाता है? यदि ग्रह की कक्षा जो है दीर्घवृत्त है तो वह बिंदु क्या कहलाएगा? जो सूर्य पर होता है तो उसको क्या बोलते हैं? यह आपको बताना है। तो उसे जो है फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। आगे क्वेश्चन नंबर 12 है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ जो है किस वंश से संबंधित थी? तो सभी लोगों को बौद्ध धर्म ये टॉपिक से है, कोलिय वंश से संबंधित थी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से हो जाएगी? कोलिय वंश से। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है कहाँ अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय की यदि बात करते हैं तो कहाँ हो जाएगा? लंदन में स्थित है। कहाँ है? लंदन में। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो नए राज्यों के निर्माण के लिए जो संवैधानिक उपबंध नहीं है ये बताना है, तो कौन सा नहीं है? कहा जा रहा है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, तो ये बिल्कुल जो है सही है। सॉरी। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। बी है, किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, ये भी सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर, ये भी सही है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सके। सॉरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किस मध्यकालीन शासक ने जो है पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत प्रथा की जो व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? तो वह शेरशाह सूरी प्रारंभ किए थे। कौन किए थे? शेरशाह सूरी। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? तो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वह भारत का कौन सा क्षेत्र है? तो वह चंबल घाटी है। कौन सा है? चंबल घाटी मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह नागपुर में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? नागपुर में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, कार्डमम पहाड़ियां किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो कार्डमम हिल की बात करते हैं, तो कार्डमम पहाड़ी जो है यह किन राज्यों के सीमा पर स्थित है? तो यह जो है आपका केरल और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है कार्डमम हिल। आगे 19 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कौन सा एक ऐसा स्थल है जहां से जो है ये पाषाण काल पूरा स्थल जो है पाषाण काल संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? वह जगह कौन सा है? तो वह जगह जो है मेहरगढ़ है। कौन है? मेहरगढ़। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? यह संविधान के किस अनुच्छेद में है जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत यह बातें बताई गई है। जो कोई भी जो अल्पसंख्यक है वो अपनी इच्छा अनुसार जो है शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकेगा या फिर उसका प्रशासन का अधिकार होगा, वो अनुच्छेद 30 में है। क्वेश्चन नंबर 21, उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की यदि हम बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? तो धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 22, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक की यदि बात करते हैं तो योग के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे? पतंजलि। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है, एक्वरीज शब्द संबंधित है किससे? एक्चुअरीज शब्द का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? बीमा क्षेत्र से हो जाएगा। एक्चुअरीज संबंध शब्द का संबंध जो किससे हो जाएगा? बीमा क्षेत्र से। आगे है 24 नंबर क्वेश्चन, पूंजी बाजार का आशय क्या होता है? तो पूंजी बाजार का आशय होता है शेयर बाजार से आशय होता है इसका। किससे होता है? शेयर बाजार से।
आगे है क्वेश्चन नंबर 25, 25 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है, रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी रहे थे। तो वह कौन से व्यक्ति हैं जो वित्त मंत्री के रूप में भी काम किए हैं? तो वह कौन है? सीडी देशमुख है। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है निम्न में से किस राज्य की सर्वोच्च साक्षरता स्तर है? तो सर्वाधिक साक्षरता स्तर की बात करते हैं तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। कौन सा राज्य? मिजोरम। आगे है 27 और क्वेश्चन, भारत के दो सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो दो सर्वाधिकृत नगरीकृत राज्य की यदि हम बात करते हैं तो वह राज्य अपना गोवा और मिजोरम जो है सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। आगे है 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने की बात करते हैं तो वह स्थान जो है लेह है। आगे है 29 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक सकता है? तो यह राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग दिया गया है? तो अनुच्छेद 111। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, द हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? यानी द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है दार्जिलिंग में है। कहाँ है? दार्जिलिंग। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, दी प्राउस्ट डे की नामक पुस्तक जो है किसकी कहानी है? यानी दी प्राउडेस्ट डे नामक पुस्तक जो है पुस्तक की कहानी क्या है? यानी दी प्राउडेस्ट डे में जो है किसके बारे में बताया गया है, यानी कौन सी कहानी है ये बताना है। इसमें जो है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कहानी है। किस्सा है भारत की स्वतंत्रता से संबंधित। आगे क्वेश्चन नंबर 32, नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो नामचिक नामकुक कोयला क्षेत्र जो है यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्लास ले रहे हैं सर जी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 है, बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है मनाया जाता है। तो बाबा गरिया पूजा त्योहार जो है यह मनाया जाता है कहाँ? तो त्रिपुरा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य जो है कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे पहला गणराज्य की यदि हम बात करते हैं तो पहला गणराज्य कौन हो जाएगा? वैशाली हो जाएगा। कौन सा होगा? वैशाली। आगे 35 नंबर प्रश्न, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति जो है किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो गुप्त काल की सुंदर जो है कार्तिकेय की मूर्ति जो है कहां से प्राप्त हुआ है? तो यह शाहाबाद से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 में कहा जा रहा है बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो बिहार में संवैधानिक शासन की यदि हम बात करते हैं तो यह कब प्रारंभ हुआ था? 1937 में प्रारंभ हुआ था। क्योंकि संघीय शासन जो है यानी जो है प्रारंभ हुआ था संघीय निर्वाचन की बात करते हैं 1937 में ही हुआ था। उसी समय से बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हो गया। आगे है 37 नंबर क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर निवासी थे या कहाँ के निवासी थे? तो रामधारी सिंह दिनकर जो है ये बिहार के बेगूसराय जिला में पड़ता है, सिमरिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? सिमरिया के। आगे बात करते हैं 38 नंबर प्रश्न है, किस फ्लेम से जो है यानी गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहा जाता है? तो गैस फ्लेम के जो है सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? तो उसे नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन ल्यूमिनस कहा जाता है। आगे बताना है विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं यह कैसा होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगे सभी लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है वह अनुप्रस्थ तरंग होती है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो तांबा जो है यह किसके द्वारा शुद्ध होता है यह बताना है। तो तांबा विद्युत अपघटन से जो है शुद्ध होता है। किससे होता है? विद्युत अपघटन से। आगे है 41 नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं। तो रेडियो सक्रिय तत्व की यदि हम बात करते हैं तो रेडियो सक्रिय तत्व कौन होगा? तो अस्थिर जो होता है रेडियो सक्रिय तत्व क्या होता है? अस्थिर होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 42 है 42, प्रिज्म से गुजारने पर जो है प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? तो प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग जो है सबसे अधिक विचलित होता है? तो वह रंग की यदि हम बात करते हैं तो वह रंग कौन हो जाएगा? बैंगनी रंग जो है सर्वाधिक विचलित होने वाली कलर है। आगे बात करते हैं 43 नंबर, निम्न में से किस धातु का गलनांक जो है सबसे कम है? तो सबसे कम गलनांक वाला धातु की बात करते हैं तो वह धातु कौन सा है? पारा। सबसे कम गलनांक वाला धातु कौन हो जाएगा? पारा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में है, तरल अवस्था में जो है पाई जाने वाली अधातु कौन सी है?
तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु जो है वह कौन सी है, तो वह जो है ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन। आगे 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो कौन सी तरंग जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंग की विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो एंजाइम मूलतः जो है यह प्रोटीन होता है। क्या होता है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 47, लाल चने से कौन सा एंजाइम मिलता है? लाल चने से जो है कौन सा एंजाइम मिलता है? तो लाल चने से जाइमेज एंजाइम मिलता है। आगे 48 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में जो तत्व पाई जाती है उसमें से सर्वाधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन। आगे है 49, जो है लमखागा दर्रा जो है ट्रैक किस राज्य में स्थित है? लमखागा दर्रा ट्रैक जो है यह किस राज्य में स्थित है? तो यह हो जाएगा आपका उत्तराखंड में। आगे 50 नंबर, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? यानी जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, तो कौन सी विटामिन जल में घुलती है? तो बी और सी। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। बाकी ए डी ई के जो होता है, ये चार विटामिन जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, ये ध्यान रखना। आगे 51 नंबर, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण कितना होता है? तो अर्धचंद्र में जो है सूर्य तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण जो है वह कितना डिग्री होता है? तो वह 90 डिग्री होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अर्धचंद्र है तो 90 होगा सीधा, अगर पूरा चांद होता है तो वो 180 होता है। आगे है, मानव शरीर भारत में जो है निष्क के नाम से या निष्क से जाने जाते थे, सॉरी, प्राचीन भारत में जो है निष्क के नाम से जाना जाता था, तो किसको जाना जाता था? तो प्राचीन भारत में जो है निष्क से जाने जाते थे, किसको जानते थे निष्क के नाम से? तो वह जो है सोने के आभूषण को निष्क के नाम से जानते थे। आगे है 53 नंबर, भारतीय संविधान की अभिभावक किसमें निहित, यानी भावकत्व जो है वह किसमें निहित है? तो भारतीय संविधान की अभिभावकत्व जो है यह किसमें निहित है? तो वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। आगे है 54 नंबर प्रश्न, निम्न में देशों में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश नहीं है, वह देश कौन सा है? गुयाना है। आगे आते हैं 55 नंबर प्रश्न में, कहा जा रहा है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, यह स्थित है कहाँ है? तो यह कहाँ स्थित हो जाएगी? तो आपका ग्वालियर में स्थित है। कहाँ है? ग्वालियर। आगे 56 नंबर प्रश्न, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया है? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध जो है अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाने का काम जो है हमारे नेता बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। आगे है 57 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद क्या होती है? तो केंद्रीय बजट में जो है राजस्व व्यय की सबसे बड़ी मद जो है वह क्या होती है? तो वह ब्याज की अदायगी होती है। क्या होती है? ब्याज की अदायगी होती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 58, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सी है? तो कृषि को वित्त देने वाली संस्था की बात करते हैं, वह संस्था जो है कौन सा होगा? तो उसकी बात करते वह नाबार्ड है। कौन है? नाबार्ड। आगे 59 नंबर प्रश्न, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज जो है यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज जो है एकेश्वरवाद पर आधारित होता है। किस पे होता है? एकेश्वरवाद पे आधारित है। आगे 60 नंबर प्रश्न, बिहार में दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल किस ओर है? तो दक्षिणी गंगा की मैदान का औसत ढाल जो है वह दक्षिण से उत्तर की ओर है। किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61, भारत में निम्न में से कौन सी आयरन स्टील एंड स्टील निर्माणशाला सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी स्टील निर्माणशाला नहीं आता है, यह बताना है। तो वह जमशेदपुर है। आगे 62 नंबर प्रश्न, कहा जा रहा है निम्न सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था? आपको बताना है कि गांधी जी के द्वारा जो है कौन सत्याग्रह का नेतृत्व नहीं किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 62 था, निम्न में से जो है किसका नेतृत्व गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था? तो सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही आंसर बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार पटेल के द्वारा किया गया था, न कि महात्मा गांधी के द्वारा। आगे बात करते हैं वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या 7 हो जाएगा, 7। आगे है 64 नंबर प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? इलाहाबाद को अपने आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? तो जो 1857 की क्रांति के समय में होगा वही न बनाएगा। आप ऑप्शन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1857 की क्रांति के समय जो है भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आगे 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? तो किसने आदेशित किया था महात्मा गांधी को जो है कि प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यह किसने सुझाव दिया था? तो यह जो है जी के गोखले, इनके राजनीतिक गुरु जी के द्वारा जो है सुझाव दिया गया था। आगे 66 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय है? तो विश्व का सबसे बड़ा पोताश्रय की बात करते हैं तो यह जो है न्यूयॉर्क हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? न्यूयॉर्क। आगे 67, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कौन थे? आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति जो है कैप्टन मोहन सिंह थे। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। तो इन्हीं के दिमाग का उपज था आजाद हिंद फौज। चलिए आगे बात करते हैं 68 नंबर प्रश्न का, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र जो है यह किसका प्रतीक है? तो यह न्याय का प्रतीक है। नो कहा रहा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र वह प्रगति का प्रतीक होना चाहिए था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है ऑप्शन में नहीं दिख रहा है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारों का, यहाँ पे कर लीजिएगा प्रगति का प्रतीक है। क्या है? प्रगति का प्रतीक। आगे बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में, कार्बन कर लागू करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो कार्बन कर लागू करने वाला जो है प्रथम देश की बात करते तो वह फिनलैंड है। कौन सा देश है? फिनलैंड। आगे 70 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को हुआ था। आगे है 71 नंबर प्रश्न, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 15 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? आप आसानी से कर सकते हैं। अनुपात दिया गया 3:4, HCF कितना है? 15। संख्या निकालना है 15 या 45, 15 चौका 60। आपसे पूछा गया दोनों संख्या का योग 45 और 60 कितना? 105। वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप यहाँ से आप संख्या देखिए पूरा 3-4 है तो आप 3-4 7 हो जाएगा। 1 बराबर कितना है? 15 है, तो 7 बराबर कितना? 15 7 105। किसी भी तरीका से आप निकाल सकते हैं। आगे है 72 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 44 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो क्या बचेगा? जब ऐसा देना कि 52 से भाग देने पर और इसका जो फिर दोबारा जो भाग देने वाला है ये एक दूसरे से पूरा जब कट जाए तो शेषफल को ही हम जो भाजक से भाग दे देंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए तो 44 को 13 से भाग देंगे, 13 या 39, 5 44, यानी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो यानी हमें शेष को ही भाग दे देना है। 44 को 13 से भाग देंगे, 13 या 39, 5 44। आगे है 73 नंबर प्रश्न, एक्स रूट के अंदर जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहे तो इसे ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि बड़ा और छोटा, यानी दोनों पार्ट के बीच का डिफरेंट 1 का हो और गुना करने पे सेम संख्या आ जाए। तो यानी 6 को हम क्या कर सकते हैं? 1 के डिफरेंट में 3 गुना 6 में बांट सकते हैं। यदि बीच में प्लस का साइन है तो बड़ा वाला आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा? 3। अगर इस बीच में माइनस होता तो आंसर क्या होता? 2 होता। ये ध्यान रखना है। आगे 74 है, 4 7 एवं 12 का जो है चौथा समानुपातिक निकालना है। तो इसको सीधा 4/7 बराबर क्या करते हैं हम? 12/x कर सकते हैं। 4 तिया 12, 7 तिया 21। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे 75 नंबर क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर ऊंचे और 5 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r² h होता है। यहाँ से आप वैल्यू रखिए 22/7
गुने कितना आर के जगह पे ए कितना हो जाएगा 5, तो 5 गुने 5 25, और ऊंचाई के जगह पे कितना रख दे 21, 7 तिया 21, 25 तिया 75, और 75 22 का गुना करिएगा 1650 आंसर आ जाएगा। आगे 76 नंबर, 1 और 20 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 1 और 20 के बीच में अभाज्य संख्या टोटल होता है 8 वो अभाज्य संख्या होता है। आप लिख सकते हैं कौन कौन होती है, सभी को जोड़ के 8 से भाग करिएगा जो आएगा आंसर, तो लगभग सभी को जोड़ने के बाद आ जाता है आपका 77, 77 को 8 से भाग करिएगा 9 8 72 5 77, यानी ऑप्शन बी। आगे है ऑप्शन ये 77 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि होगी? तो वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाएंगे तो स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया कितना 21% की वृद्धि हो जाएगी। सीधा सीधा ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। निकालने का तरीका भी है कई सारा है, 10 प्लस का 10 गुने 10 बट्टे 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 10 10 20, 1 गुने 1 कितना 20 1 21 का बहुत सारा तरीका है, आप कई तरीका से निकाल सकते हैं। 78 नंबर, यदि साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है, साइन बराबर क्या हो जाता है लंब बट्टे कर्ण होता है, ये ए लंब हो जाएगा, ये बी क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। आपसे पूछा गया कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो आप ए बी यहाँ पे जो है आप उस जगह पे कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आपको यहाँ पे आधार निकालने का फॉर्मूला से रूट अंदर करके निकाल सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी बाई ए हो जाएगा। एक मिनट, 78 नंबर ना है, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा ना, 78 बी बाई ए कैसे हो जाएगा, ये तो अपोजिट नहीं होगा ना। तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा आपका आधार, ये जो है आधार आ जाएगा, और यहाँ से आधार बट्टे कर्ण तो आपको दिया गया है लंब बट्टे कर्ण था, कर्ण बी है तो बट्टे में बी आ जाएगा। तो एक ही ऑप्शन ही दिख रहा है आपको, कॉस थीटा क्या होता है तो आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे में कर्ण होना चाहिए, कर्ण क्या है बी है, तो बट्टे में बी देखिए किसी में नहीं दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आंसर। आप आधार भी निकाल सकते हैं, आधार क्या होता है तो कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर ना, जगह आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर। आगे 79 नंबर रीजनिंग है, आप बनाइएगा यहाँ, ये भी 80 नंबर रीजनिंग ही है, आसानी से कर सकते हैं। 81 नंबर भी रीजनिंग ही है, आप इसको बनाने का प्रयास भी करिएगा, 7 8 56 है, 11 9 99 है, 9 5 45 है, इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे आते हैं 82 नंबर प्रश्न में। 82 कहा जा रहा है भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो G20 में जो है गेस्ट के रूप में जो है कितने देशों को आमंत्रित किया गया है यह बताना है, तो टोटल 9 देशों को आमंत्रित किया गया है। आगे 83 में है ओडीआई में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं, यानी वनडे इंटरनेशनल में जो है सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो वह खिलाड़ी बने हैं कुलदीप यादव। आगे है 84 नंबर, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता था? तो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है किसने कांस्य पदक जीता है, तो कांस्य पदक जीतने वाले व्यक्ति है एच.एस. पर्ने। कौन हो जाएंगे एच.एस. पर्ने। आगे है 85 नंबर, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी जो है किस देश ने की है? तो ब्राइट स्टार 23 का मेजबानी जो है कौन से देश के द्वारा किया गया है, तो वह देश हो जाएगा आपका मिस्र। 86 नंबर है, क्या आप तैरना जानते हैं यह किस प्रकार का वाक्य है? तो क्या आप तैरना जानते हैं यह किस प्रकार का वाक्य है, तो क्या आप जानते हैं यानी प्रश्न मार्क लगा हुआ है, कैसा हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक है। आगे 87 है, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द है? तो ओझल की बात करते हैं, ओझल पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, ठीक है। ओझल मतलब होता है कि नहीं दिखाई देना यानी धुंधला हो जाना, ठीक है। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा रोशनी हो जाएगा, यानी पर्यायवाची यानी उल्टा विपरीतार्थक शब्द होता है रोशनी। आगे इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है? तो द्रविड़ भाषा की बात करते तो वह तेलुगु कैसी भाषा है, यह द्रविड़ भाषा का उदाहरण है। आगे अशक्त का विलोम क्या होगा? तो अशक्त मतलब अशक्त का विलोम क्या हो जाना चाहिए था सशक्त, ठीक है। 89 नंबर की बात करते हैं तो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे 90 है, मूल पाठ का व्याख्या के साथ जो है अनुवाद क्या कहलाता है? तो मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद क्या कहलाता है, तो उसे जो है व्याख्यानुवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याख्यानुवाद कहते हैं। आगे ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो ओष्ठ अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण की यदि बात करते हैं तो कौन हो जाएगा ब हो जाएगा, ठीक है। ब में हलंत लगा हुआ है या अल्प प्राण घोष आ जाता है, ओष्ठ ब बोलते हैं तो ओष्ठ से बुलाता है, इसलिए ब। आगे है
बानमबारी आंदोलन का संबंध जो है किससे था? तो बानमबारी आंदोलन का संबंध जो है यह किससे संबंधित था? तो यह जो है किसान आंदोलन से संबंधित था। चलिए आते हैं 93 पर। 93 में कहा जा रहा है निम्न में से रीतिकाल के कवि कौन है? तो रीतिकाल के कवि की यदि बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? बिहारी हो जाएंगे, यह रीतिकाल के कवि हैं। आगे है अमलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या होता है? अमलगमेशन का जो है हिंदी पर्याय क्या होता है? इसका मतलब होता है समामेलन, समामेलन होता है। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द जो है आराम शब्द का अर्थ नहीं है? यानी इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है? आराम शब्द का अर्थ नहीं है, ये बताना है। तो यह आहत आराम शब्द का मतलब नहीं होता है। फुलबारी आराम से विश्राम, आराम वाटिका, ये सब जगह जो है आराम से संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 96 है, द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट। यानी कहानी का मतलब है कि वह द लेडी स्टैंडिंग इन द कॉर्नर इज फैट, वह लेडी जो खड़ी है कॉर्नर में वह क्या है? मोटी है। तो कॉर्नर में खड़ी है, आपसे यहाँ पे इन दिया गया है तो कॉर्नर में खड़ी नहीं, यानी और जो है यानी कॉर्नर पर खड़ी है, तो कॉर्नर पर यानी यहाँ पे एन के जगह पे एट होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका कहाँ हो जाएगा? इन के जगह एट होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे है 97, अ प्लेस वेयर नन्स लिव एंड वर्क। तो जहाँ पे नन्स लिव और वर्क करते हैं तो उन्हें कन्वेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कन्वेंट। आगे है 98 नंबर प्रश्न, तो कहा जा रहा है वी लाइक सम वाटर। तो वी लाइक सम वाटर, तो डैश की जगह पे क्या होना चाहिए? वुड यू लाइक सम वाटर। आगे है 99 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स, यानी समानार्थी शब्द निकालना बताना है। तो करेज मतलब होता है साहसी। ठीक है, करेज मतलब साहसी होता है, तो साहसी की बात करते हैं तो वैलर मतलब जो है साहसी होता है। टिमिडिटी मतलब डरपोक होता है। ह्यूमिलिटी मतलब जो है मानवता होता है, ह्यूमिलिटी। ठीक है, और मीकनेस मतलब समझिए एक तरह से इसका जो है शांति स्वभाव के व्यक्ति मीकनेस बोला जाता है। आगे है 100 नंबर प्रश्न, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड। तो फ्लक्चुएट मतलब क्या होता है? फ्लक्चुएट का मतलब होता है ब्लिंकिंग करना, यानी भुकभुकाना एक तरह से समझिए। तो इसका क्या होना चाहिए? तो स्टेबलाइज हो जाएगा, मतलब स्थिर होना। ठीक है, व्यवहार मतलब चमकना होता है, मोबाइलाइज मतलब अचल होता है। ठीक है, चलिए तो आज का ये सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो आज रहने देते हैं यहीं पर, सभी साथियों को धन्यवाद। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू वीडियो यदि अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर इसे शेयर करें। धन्यवाद।